नमस्कार सभी साथियों को हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो आईपीएस राठौड़ पर। और आज अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सफलता प्राप्त कर चुके जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक संवाद अपन करना चाहेंगे, ताकि जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, तो उनको पता चल सके कि किस प्रकार तैयारी जा सकती है और कौन कौन सी बुक्स का सहारा लेना चाहिए या किस प्रकार से जो तैयारी की जाए। तो उसके लिए अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज की कड़ी में जो सबसे पहले अपने साथ है वो है चयनित ग्राम विकास अधिकारी नरसिंह जी देवासी। तो नरसिंह जी देवासी का यूट्यूब चैनल वीडियो आईपीएस राठौड़ पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। तो नरसिंह जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय से स्टार्ट करूंगा कि आपका परिचय क्या है और आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम नरसिंह देवासी है। मैं गांव भेड़ाना, तहसील गुड़ा मालानी और जिला बाड़मेर का निवासी हूँ और हाल ही में ग्राम पंचायत विद्यालय पंचायत समिति साइला में वीडियो पोस्टेड। नरसिंह जी, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या, आपने कहाँ तक अभी स्टडी कर ली है? मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएड है और मैंने शुरुआती 10वीं क्लास तक मैं मेरे गांव में ही पढ़ा सरकारी स्कूल में। उसके बाद 11th और 12th मैंने संस्कार धाम विद्यापीठ गुड़ा मालानी से की। उसके बाद में मेरी बीएससी वीर विरमदेव पीजी कॉलेज जालोर से हुई और मेरे पिताजी श्री गंगाराम जी देवासी और मेरी माता जी ये घर पे ही खेती करते हैं और कृषि का काम करते हैं। आपकी फैमिली से सबसे पहले कोई सरकारी नौकरी में है या आप अपने परिवार के पहले सदस्य हो जो सरकारी जॉब में है? क्योंकि आपने जैसे बताया बैकग्राउंड जो आपका है वो किसान परिवार से आप बिलोंग करते हो, तो कोई फैमिली में आपके कोई सरकारी जॉब में है अभी? नहीं, मेरी फैमिली और मेरे आसपास मेरी कास्ट से तो कोई सरकारी सेवा में नहीं। तो बड़ी अचीवमेंट है ये कि बिना किसी पहले से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और इन्होंने सबसे पहले ये सफलता प्राप्त की है। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारी से रोजगार तक प्राप्त करने का जो सफर है आपका, ये कैसा रहा और कितने आपने एग्जाम दिए, कौन सी एग्जाम में आपको सफलता मिली और रिश्तेदारों का कितना ज्यादा सहयोग है आपकी सफलता में, क्योंकि उनकी ताने मारने की आदत होती है, तो वो थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में। बेरोजगारी की यात्रा की शुरुआत करें तो बेरोजगारी एक तरह से देखें तो बहुत ही सजा के तौर पे काटा जाने वाला समय की तरह है। तो बेरोजगारी से रोजगार तक आने में जब मैंने 12वीं की उसके बाद मैंने एलडीसी का फॉर्म भरा। एलडीसी 2018 का एग्जाम दिया, लैब असिस्टेंट 2018 का एग्जाम दिया और उसके बाद स्टेनोग्राफर 2021 का एग्जाम दिया। स्टेनोग्राफर में मैं एक फेज में पास हो गया था, फिर दूसरा फेज में क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसका जो एग्जाम हुआ था उससे जस्ट 1.5 महीने बाद वीडियो का प्री था, तो मैंने फिर वीडियो प्री एग्जाम के लिए दिए। उसके बाद मेंस की तैयारी ढंग से की। तो जो ताने सुनने को मिलेंगे उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे या नहीं मिले आपको सुनने के? तानों का तो बहुत बड़ा योगदान भी होता है, क्योंकि राह को फूल आसान नहीं बनाते हैं, राह को कांटे आसान बनाते हैं। क्योंकि अगर फूलों पे चलते हैं तो हम आलस से करते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन कांटे सूखने लग जाते हैं तो अपने मन में भी कहीं न कहीं रहता है कि जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। तो और स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन भी है कि कोई भी काम होता है उसकी शुरुआत 3 फैक्टर से होती है। पहले उसकी उपवास होगा, फिर उसका विरोध होगा, उसके बाद में उसको समाज में स्वीकृति मिलेगी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मतलब आपके भी राह में कांटे खूब आए और फिर उसके बाद आपने सफलता प्राप्त की है। तो ये तो देखो सबकी लाइफ में होता है, जब असफलता होती है तब कोई साथ नहीं होता है और सफलता के 100 भागीदार होते हैं और उन जो ताने मारने वाले लोग हैं उनसे ही अपन बहुत कुछ सीख के और फिर सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लोग 2-3 एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनको ताने सुनने को मिलते हैं और गांव में जाने से भी उनको शर्म आने लगती है कि मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ और मेरी सफलता नहीं मिल रही है। तो उनको लिए आपने बहुत अच्छी सीख दी है कि तैयारी करते रहो लगातार। उनके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के लिए राह कहाँ बदलती है, किसी के लिए राह कहाँ बदलती है, तुम खुद को बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया कहा नरसिंह जी ने। मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल लाइन बहुत काम आएगी। और अभी इसी कड़ी में मैं आगे आपको पूछना चाहूंगा कि वीडियो की तैयारी आपने कहाँ से की? वीडियो की तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग की थी, सेल्फ स्टडी की है, कैसे क्या तैयारी की आपने, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जब बीएस प्रवेश दिया था उसी से मैं
कंपटीशन की तैयारी से जुड़ गया था और मैंने पेनोरमा बुक से आती उनसे अपना बेस बनाया। और उसके बाद वीडियो की तैयारी के लिए मैं कहूँ तो दिशा की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आते हैं, बाकी गाइड है तो सामान्य तो सबको पता ही होती है कि कौन सी गाइड है और कौन सी बुक है पढ़नी है। दिशा मैं मेंशन करना चाहूँगी वो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और उसके साथ मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दी। क्वालिटी एजुकेशन की आपने टेस्ट सीरीज ली थी, वीडियो मेंस और प्री दोनों के लिए? नहीं, मेंस के लिए। और दिशा की गाइड को आपने अच्छे से मेंशन किया कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सोल्व करो। तो सभी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो उनको इस तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी बुक आप कोई सी भी पब्लिकेशन की लो, लेकिन प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो करने बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक नेसेसरी जो है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो भी है ये एक नियमित क्रम में पढ़ाई होती है। जैसे ही परीक्षा 6-7 महीने लेट होती है तो उसमें हमारे को जितने भी हमारे सोर्स है उनको विस्तार करना होता है। और जैसे ही एग्जाम 2 महीने रह जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे समेटना होता है। लास्ट टाइम तो अपने पास मैं समझता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया था कि एक टॉपिक का एक पेज वो लिख करके वही फिर रिवाइज करना बार बार। ये बहुत बढ़िया बताया कि पहले विस्तार से पढ़ो, जब टाइम कम हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि एग्जाम के दिनों में उनका रिवीजन किया जा सके और सफलता प्राप्त की जा सके। और लास्ट के दिनों में टेस्ट सीरीज भी, जैसे नरसिंह राम जी ने कहा कि टेस्ट सीरीज भी इन्होंने महीने 2 महीने टेस्ट सीरीज भी दी, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने अपने को बता दी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मस्ट है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद नरसिंह राम जी मैं ये पूछूंगा कि अब चूंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो वीडियो मेंस में आपका क्या स्कोर था और रैंक आपकी वीडियो के अंदर कौन सी रही? वीडियो मेंस में मेरा स्कोर था 121 के समथिंग और रैंक थी मेरी 4196। तो बहुत अच्छी रैंक है आपकी और बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि मैंने भी वीडियो मेंस का सिलेबस देखा था, उसके अंदर मैथ्स 40 नंबर की है और राजस्थान का इतिहास भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, करंट भी है, साइंस भी है, लेकिन मैथ्स का उसमें पोर्शन सबसे ज्यादा था। 40 नंबर मतलब बड़ी चीज होती है। तो वो 40 नंबर आपने कैसे कवर किए, यानी उसकी कोई क्लासेस ली थी या कोई आपने खुद ही अभ्यास किया था उसका? मैथ्स के मेरे जो सर है गुरु रविंद्र जी शर्मा झुंझुनू के, उनके कोई दोस्त है ओम जी झंझड़िया, उन्होंने मुझे ऑनलाइन यूट्यूब पे उनके वीडियो है और वो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं झुंझुनू में। तो उनके मैंने वीडियो देखे थे। शुरू से मेरी मैथ में रुचि थी तो मैंने मैथ्स में केवल मैं टेस्टों में ही प्रैक्टिस करता था, बाकी कोई सूत्र होता था तो वो मैं देख लेता था, बाकी ज्यादा कोई किताबें मैं सॉल्व नहीं करता था। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति की सफलता में माता पिता का तो योगदान होता ही है, क्योंकि माता पिता के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। माता पिता के अलावा आप कौन से ऐसे गुरुजन हैं जिन्हें अपनी सफलता का श्रेय देना चाहोगे? हालांकि जो भी जिनसे भी मैंने कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखा है मैं उन सबको मेरा सफलता का योगदान है। लेकिन उसके अलावा भी माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा मैं किसी को अपना योगदान दूं तो वो है मेरे गुरु श्री रविंद्र जी शर्मा और उसके बाद मेरे मामा जी है श्री शंकर जी। ठीक है, जैसे आपकी वीडियो की जॉब लगी और जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तब आपके जो माता पिता की जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी? जब उनको आपने बताया कि आपका बेटा अब सरकारी नौकरी में है, आपका बेटा अब एक ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर बैठेगा, क्योंकि आप किसान परिवार से हो, पहले आपके परिवार में किसी ने भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की, तो मतलब सॉलिड सी बात है कि उनको अच्छा ही फील हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने दर्शकों को बताइए। इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि आसपास में भी ऐसा माहौल था कि अपने कहाँ सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी तो जो शहर में पढ़ते हैं या फिर उनके होती है, तो ये भी हमारे था। लेकिन मैं मेरी सफलता देखूं, कभी सफलता पे विचार करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सफलता जो मेरे माता पिता के जो संघर्ष की तुलना में बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि वो उन समाज में रह करके, मैं तो फिर भी कंपटीशन की दुनिया में आ गया, बाहर आसपास के लोगों में बाहर रहने लग गया, वो उन माहौल में कैसे मैनेज करके मुझे ये कहते हैं कि पढ़ ले। तो फिर जैसे ही मैंने उनको ये मेरी सफलता का रिजल्ट सुनाया तो उनको सुकून मिला कि यहाँ पे हमने जो विश्वास किया था वो सही हो गया। नरसिंह राम जी, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि चूंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन सबको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई जयपुर रह के तैयारी करता है, जोधपुर रह के, उदयपुर रह के, जहां भी रह के तैयारी करते हैं, आपने समस्या को पार किया या आपने कहां से पैसे की व्यवस्था की या आप रिच बैकग्राउंड से हो? देखो, रिच बैकग्राउंड से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि मैं रिच बैकग्राउंड से था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए।
वो सब पिताजी मैनेज कर लेते थे। कुल मिला के पिताजी ने आपको कभी भी आभास नहीं होने दिया कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तू तेरी पढ़ाई कर और पैसे की व्यवस्था हम अपने आप करेंगे। तो नरसिंह जी अब आपका सिलेक्शन भी हो गया है और फाइनली आपने सब कुछ बता दिया, तो आप वीडियो की ट्रेनिंग करके भी आ चुके हो और वीडियो की जॉब करते हुए आपको कम से कम 5 से 6 महीने भी हो गए हैं। तो ट्रेनिंग आपकी कैसी रही और ट्रेनिंग में कोई ऐसा यादगार पल जो आप बताना चाहोगे तो थोड़ा सा वो अपने दर्शकों को बता दीजिए। ट्रेनिंग में हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हुई, लेटा में हुई थी, लेटा जालवर में। और हमारे जो सीनियर जो थे एसयू साहब, सीओ साहब, उनका बहुत मतलब कोऑपरेट किया था उन्होंने हमें। और एक यादगार लम्हे के तौर पे तो मैं एक बता दूं कि एसयू साहब ने एक बात बताई थी कि ट्रेनिंग में आपको ये सीखना है कि आप कभी अनजाने में गलती नहीं करो। जानबूझ के तो करोगे तो आपको मतलब गिल्टी फील होगा, लेकिन अनजाने में कोई गलती कर दो तो वो आपसे नहीं होनी चाहिए। इतना ट्रेंड हमें होना चाहिए। ये जीवन में भी लागू होता है कि हमारे से अनजाने में कोई ऐसा गलत काम नहीं हो, बिल्कुल इतना हमें सतर्क रहना चाहिए। तो नरसिंह जी एक में क्योंकि ज्यादातर जो अपने अभ्यर्थी हैं वो देखने वाले बाहर के स्टेट के भी हैं और राजस्थान की ज्यादातर है और अदर स्टेट के भी खूब है, क्योंकि यूपी वीडियो अभी एग्जाम चल रही है उनकी, दिसंबर में यूपी मेन की एग्जाम है और एमपी के भी अपने अभ्यर्थी देखते हैं, हरियाणा के भी देखते हैं। वो एक उनका बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ये जो जॉब है वीडियो की वो पॉलिटिकल प्रेशर वाली है क्या? आपके ऊपर अभी तक कितना प्रेशर आया इस जॉब के अंदर? क्या प्रेशर वाली जॉब लगती है, क्या प्रेशर फ्री है? नहीं, इतना तो अपन नहीं कह सकते कि प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर आएगा अगर कोई लीगल काम है उसको अपन नहीं करें तो प्रेशर आएगा ही। वो हमने खुद की गलती है ना। और अगर कोई इलीगल काम है उसके ऊपर उपरांत भी प्रेशर आ रहा है तो उसको हम अपने उच्च अधिकारियों से बात भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई मुझे नहीं लगा, आज मुझे फील नहीं हुआ कि कोई प्रेशर वाली भी बात है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप देवासी समाज से आते हो और देवासी का अर्थ ही होता है देवों का वास जी। तो देवासी समाज के बारे में आप कुछ ऐसी, क्योंकि मैंने समाज को देखा है कि इनकी सभ्यता जो भी है आज भी अपने जड़ों से जुड़े हुए, वो ही प्राचीन पहनावा है, तो आप अपने समाज के बारे में कुछ कहना चाहोगे या कोई संदेश देना चाहते हो तो दीजिए। हालांकि सरकारी सेवा में आने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी विशेष जाति का नहीं रह जाता है, उस पर सभी का बराबर अधिकार हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं देवासी समाज से हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं देवासी समाज से हूँ, क्योंकि देवासी समाज और जाति को मैं इस रूप में देखता हूँ कि जाति एक आनुवंशिक गुणों का एक समूह होता है, उसमें लगभग एक समान गुण मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आनुवंशिक गुणों में ईमानदारी और विश्वास है, जो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से आज दिन तक भी उनको संजोए हुए। उसके उदाहरण के तौर पे भी देखना चाहे तो सिरोही में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, गुजरात से शिवलिंग को खंडित करके ले जा रहे थे, तो उन्होंने वो शिवलिंग लूट करके उनसे अलाउद्दीन की सेना से लिए और उसको सारनेश्वर मंदिर में स्थापित किया। आज भी वहाँ भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक दिन के लिए वहाँ विशाल मेला लगता है और वहाँ देवासी समाज अपनी वेशभूषा और रीति रिवाज का परिचय देते हैं, जो राजस्थान पर्यटन विभाग की भी सुर्खियों में रहता है। तो इस विश्वास और वफादारी के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि राजा अपने भाइयों को भी राज नहीं देते थे, लेकिन देवासी समाज को एक दिन के लिए सिरोही का राज देते हैं, तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। अंतिम वाक्य के रूप में कुछ मोटिवेशनल लाइन अपना आप दर्शकों को अगर कहना चाहो तो? अंतिम मैं मेरी पंक्तियों के साथ वीडियो को विराम दूंगा कि हर जज्बात को जुबान नहीं मिलती और हर अंदाज को अदा नहीं मिलती, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो दोस्तों, क्योंकि इन आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती, इन आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो बहुत बढ़िया बताया नरसिंह जी ने और मैं सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।